स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 11 सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हमारे 5 अंकों के प्रश्न में पूछे जाएंगे और कुल 3 प्रश्नों का जवाब हमें देना है। जिसमें फाइनल क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन कि समाजशास्त्र की परिभाषा दे तथा इसके विषय क्षेत्र की विवेचना करें। तो बता दें कि फ्रांसीसी विचारक अगस्ट कॉम्ट ने 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, इसलिए अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। L.F. वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वहीं मैकइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। और मैक्स वेबर ने के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। तो इस तरह से समाजशास्त्र यानी कि बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन सबसे सटीक और सही यानी कि अध्ययन फ्रांसीसी विचारक अगस्ट कॉम्ट ने किया था, इसलिए अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो आप लोग फाइनल एग्जाम में ये 5 अंक के प्रश्न में पूछे जाएंगे, अच्छे से करके जाइएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक समूह क्या है, तो इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान हितों के लिए परस्पर संबंध स्थापित करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है, जिसे सामाजिक समूह कहते हैं। यानी व्यक्तियों द्वारा बनाए गए समूहों को सामाजिक समूह कहते हैं, जो समाज में रहकर समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक समूह कहते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर सामाजिक समूह के प्रकारों को प्रस्तुत किया है। लेस्टर वार्ड ने समूह को 2 भागों में बांटा है। ऐच्छिक समूह यानी ऐच्छिक समूह वह समूह जिसकी सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है, उसे ऐच्छिक समूह कहते हैं, जैसे क्लब, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन आदि। दूसरा है अनिवार्य समूह, वह समूह जिसकी सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। ऐसे समूहों की सदस्यता प्रायः जन्म से प्राप्त होती है, उसे अनिवार्य समूह कहलाता है, जैसे जाति, प्रजाति आदि। तो इस तरह से यानी कि सामाजिक समूह ये हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का समान हितों के लिए परस्पर संबंध स्थापित करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है, जिसे सामाजिक समूह कहते हैं। अभी इससे पहले भी हमने बताए थे। वहीं सामाजिक समूह व्यक्तियों का संग्रह है। समूह एक मूर्त संगठन होता है और समूह में एक निश्चित ढांचा के साथ साथ कार्यों का विभाजन भी पाया जाता है। इसके अलावा इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो संस्कृति यानी कि संस्कृति की सबसे प्राचीन एवं मशहूर परिभाषा टेलर ने दी है। इसके अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा और ऐसे ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है, जिसे मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इस परिभाषा के अनुसार प्रकृति एक जटिल संपूर्णता है जिसकी सभी इकाइयाँ अभौतिक है। और इस तरह से यानी कि संस्कृति में भौतिक तत्वों को भी सम्मिलित करते हैं। संस्कृति की परिभाषा इन शब्दों में दी जाती है, संस्कृति उन भौतिक और बौद्धिक साधनों या उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी जैविक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और पर्यावरण से अनुकूलन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति के तहत में व्यक्ति रीति रिवाज, कल्चर से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ संस्कृतिकरण इसके अंतर्गत में लाया जाता है। तो संस्कृतिकरण में क्या होता है, एक निम्न वर्ग के श्रेणी के लोग बड़े श्रेणी के वर्ग जैसा बनना चाहता है, उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। तो बता दें कि सामाजिक स्थिरीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज अनेक समूहों तथा वर्गों में बढ़ जाता है। प्रत्येक वर्ग की एक निश्चित स्थिति होती है जो एक दूसरे की तुलना में ऊंचा यानी उच्च या निम्न होती है, परंतु ये वर्ग तथा समूह एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं, उसे सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जिसमें पहला सार्वभौमिकता, यानी सामाजिक स्थिरीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। दूसरा है चेतन प्रक्रिया, यह एक चेतन प्रक्रिया है, इसका निर्माण जागरूक दशा में योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। और तीसरा है समाज का विभाजन, यानी सामाजिक स्थिरीकरण समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की व्यवस्था है। इसके द्वारा समाज अनेक उच्च, निम्न, मध्यम वर्ग में बढ़ जाते हैं और प्रत्येक वर्ग की एक निश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। यानी समाज को छोटे छोटे समूहों में बढ़ जाना या तो फिर अलग अलग समूहों में बढ़ना ही सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना है। नेक्स्ट है सामाजिक यानी समाज में सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता का वर्णन करें। तो बता दें कि
सामाजिक नियंत्रण निम्नलिखित कार्यों का यह महत्व है। सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। सबसे पहले क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को समाज के नियमों के अनुकूल आचरण करने के लिए तैयार किया जाता है। नियमों के प्रतिकूल चलने वाले के लिए अनेक तरह के दबाव एवं दंड का प्रावधान है। फलस्वरूप व्यक्ति नियंत्रण का पालन करता है। ऐसे नियंत्रित व्यक्ति समाज की व्यवस्था की स्थापना में योगदान देते हैं। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा यानी कि सामाजिक नियंत्रण सबल और निर्बल दोनों को एक नज़र से देखते हैं। यदि कोई निर्बल के अधिकार का हनन करता है तो राज्य और कानून द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसके कारण सभी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। तीसरा है सामाजिक अनुरूपता। पॉइंट नंबर 4 है सहयोग। तो समाज में क्या होता है कि सभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग करते हैं और परस्पर सहयोग की भावना से यानी कि समाज में लोग निवास करते हैं। तीसरा संस्कृति की रक्षा। और इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आप लोग इतना ही करके जाइएगा, इतना काफ़ी एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिवार की विशेषताओं की विवेचना करें। तो परिवार के निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला सार्वभौमिकता। समाज चाहे सरल हो या जटिल, आदिम हो या सभ्य, ग्रामीण हो या शहरी, सभी में परिवार पाया जाता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक कहा जाता है। दूसरा है भावनात्मक आधार। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के लिए प्रेम, स्नेह, त्याग आदि की भावना पाई जाती है, इसलिए एक सदस्य की भावना दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। तीसरा है रचनात्मक प्रभाव, यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका पहला संपर्क परिवार से होता है। उसे उन्हीं आचरणों को करने की प्रेरणा परिवार देता है जो सामूहिक दृष्टि से उपयोगी होते हैं। परिवार का व्यक्ति के व्यवहार, मनोवृत्ति, आदत पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए परिवार को प्राथमिक पाठशाला भी कहा जाता है। यानी बच्चा का जो प्रथम शिक्षा का जो होता है उनके माता पिता होते हैं, और बच्चा अपने घर में रहकर ही सबसे पहले बोलना चलना सीखता है, तब वो आने की आगे समाज में जाकर आने की जुड़ता है या तो फिर समाज का सहयोग करता है। तीसरा चौथा सीमित आकार। तो परिवार के सदस्य वही व्यक्ति होते हैं जो इसमें जन्म लेते हैं और उन्हीं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं जो गोद लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नातेदारी से आप क्या समझते हैं। नातेदारी के विभिन्न रूपों की चर्चा करें। तो नातेदारी संबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, जिसमें रक्त संबंधी, विवाह संबंधी तथा दूर के संबंधी होते हैं। जब इन संबंधों को सामाजिक मान्यता मिल जाती है तो इसे नातेदारी व्यवस्था कहा जाता है। नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित करते हुए चार्ल्स बिविक ने कहा है, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। नातेदारी के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला होता है विवाह मूलक नातेदारी, जिसमें यानी कि कहने का मतलब परिवार के सदस्यों से विवाह होता है और विवाह के बाद यानी कि क्या होता है उसके साथ आने की एक गहरा संबंध बन जाता है, जैसे दामाद, बहनोई, जीजा, मौसी इत्यादि। तो ये क्या है, हमारा विवाह मूलक नातेदारी है। दूसरा है रक्त मूलक नातेदारी। रक्त पर आधारित संबंध को रक्त मूलक नातेदारी कहा जाता है। इस रूप में संबंधित संबंधियों को रक्त मूलक नातेदारी कहा जाता है। उदाहरणतः माता पिता और बच्चे के बीच का संबंध, दो भाइयों के बीच का संबंध, दो भाई बहन के बीच का संबंध, इसे हम क्या कहते हैं, रक्त मूलक नातेदारी, जो रक्त से आने के संबंधित होते हैं, यानी कि पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसके पुत्र, इस तरह का। नेक्स्ट है सामाजिक करण से आप क्या समझते हैं, इसके स्तरों की विवेचना करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो व्यक्ति जन्म से एक जैविक प्राणी होता है, सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों से अनभिज्ञ होता है, यानी अनजान होता है। रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा, संस्कृति तथा रीति रिवाज आदि को वह जन्म के बाद सीखता है। फिर समाज का अनुकूल बनता है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति समाज के अनुकूल बनता है उसे ही समाजीकरण कहा जाता है। यानी बच्चे जन्म से यानी कि परिवार में रहते हैं, परिवार में रहकर वो यानी कि समाज में रहकर चलना, बोलना, सीखना, उठना, बैठना और समाज के दायित्वों को समझना, समाज को सहयोग करना आदि सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। समाज के दृष्टिकोण से समाजीकरण की परिभाषा इन्होंने इन शब्दों में दी है। संस्कृति जो है उसे समाजीकरण से सीखा जाता है। डब्ल्यू ग्रीन के विचार में है, समाजीकरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चों सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक विशेषताओं तथा संस्कृति को अपनाता है, समाज का अंग बनता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, फिर समाज को लाभान्वित करता है। समाजीकरण के अभाव में सामाजिकता का विकास संभव नहीं हो पाता है। यानी कि व्यक्ति का समाजीकरण के अभाव में बस अच्छे समाज का यानी कि स्थापना नहीं कर पाता है और व्यक्ति समाज में अच्छे से यानी कि सहयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए समाजीकरण का होना बहुत महत्वपूर्ण है और समाज में रहकर ही व्यक्ति सभी कुछ सीखता है। नेक्स्ट है समाजीकरण में परिवार के महत्व को बताएं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जिन संस्थाओं और समूहों के माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता है उसे ही समाजीकरण के साधन कहते हैं।
समाजीकरण के साधन के रूप में परिवार का महत्व सर्वोपरि है। बच्चा जन्म लेकर सर्वप्रथम परिवार का सदस्य होता है। बच्चा का सबसे घनिष्ठ संबंध माँ से होता है, फिर पिता एवं अन्य सदस्य। परिवार में माँ एवं अन्य सदस्यों के संपर्क में बच्चा अनेक व्यवहारों को अपनाता है। फिर तरह की कौन सी बोली बोली जाए, किस प्रकार खाना खाया जाए, किस ढंग से कपड़ा पहना जाए, पूजा पाठ उपासना आदि अभिवादन क्या ढंग है, क्या रीति रिवाज है, इन सभी परिवार में रहकर सीखता है। इस तरह से बच्चे के विकास में माता पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है माता और पिता का संबंध। समाजीकरण में माता पिता के संबंध का बच्चों के साथ गहरा संबंध है। यदि माता पिता आपस में सहयोग करते हैं तो बच्चों में सहयोग का विकास होता है। यदि माता पिता आपस में झगड़ते हैं तो बच्चे भी उनके अनुकरण करते हैं और वे अपने माता पिता के जैसा ही रह जाता है। यानी बच्चे को जिस तरह से परिवार में शिक्षा दिया जाता है, जिस तरह का ज्ञान दिया जाता है, बच्चे उसी तरह के बनते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न आप लोग के एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित हो और एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमारे वीडियो को देखकर जाए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।